बचा है आखिरी एक घंटे का ट्रेड और बाजार कमजोर। नमस्कार, आखिरी सौदा में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंघवी और मैं हूं प्रदीप पंड्या। सबसे पहले इस वक्त की बड़ी बातें। बाजार में आज खामोशी है, पॉलिसी के पहले की खामोशी शायद हम कह सकते हैं। कारोबार हल्का, ट्रेडर्स नई पोजीशन बनाने से थोड़ा दूर। 8,800 के ऊपर टिकने में लगातार दूसरे दिन निफ्टी रहा कामयाब और उसके बाद से हम देख रहे हैं ये दबाव बनता हुआ नजर आया है। लगातार दूसरी नाकामी के पीछे जिन शेयरों ने आज हाथ खास तौर पे बटाया है उनमें है ऑटो, सीमेंट, ऑयल एंड गैस। तो इन शेयरों की वजह से निफ्टी ऊपर टिका नहीं, दबाव में नीचे आया। हालांकि पावर और बैंकिंग मदद करते हुए जरूर दिखाई दिए हैं। पीएनबी के नतीजे काफी अच्छे नजर आए हैं और उससे सरकारी बैंकों का हौसला थोड़ा बढ़ा है। पॉलिसी के पहले निफ्टी बैंक रिकवर भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। मिड कैप में भी ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली दिखाई दी है और जहां आज कारोबार की शुरुआत में 4 में से 3 स्टॉक्स ऊपर थे, वहीं धीरे धीरे अब 50-50 वाला मामला हो चुका है। अगर आप आज ऑप्शन ट्रेडर्स की पोजीशन देखें तो औसत के मुकाबले 50% की पोजीशन बनती हुई नजर आ रही है। सबसे ज्यादा जो एक्टिव काउंटर्स हैं वहां पर भी, जो सबसे ज्यादा एक्टिव स्ट्राइक्स हैं वहां पर भी, यानी लगता है कि लोग वेट एंड वॉच के मूड में हैं। आज अब किसी को नया दांव नहीं लगाना है। बिल्कुल, तो थोड़ा इंतजार करने के मूड में है और वैसे भी बड़ी तेजी बनी है और उस तेजी के बाद थोड़ा सा साइडवेज थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आना लाजमी है, खासतौर से तब जबकि आप 8,800 पर है निफ्टी पर और कल है पॉलिसी। और आज पॉलिसी से पहले अब जो कमजोरी आई है वो सेंसेक्स और निफ्टी में ज्यादा आई है। 1.25 अंक नीचे सेंसेक्स और निफ्टी 35 अंक नीचे 8,770। बड़े दिनों बाद ये हुआ है कि जब निफ्टी ने पिछले दिन का लो तोड़ा हो। 8,770 को आज 2 बार हम वहां पर टेस्ट किए, उसके बाद फिर रिकवर हुए, लेकिन तीसरी बार होल्ड करने में कामयाब रहे। लेकिन हालांकि अब भी काफी लोगों के लिए इंट्राडे स्टॉप लॉस 8,750 का है, उससे ऊपर है। लेकिन इस बीच बैंक निफ्टी उतना कमजोर नहीं दिख रहा। आप देखें तो बैंक निफ्टी में कमजोरी महज 15 अंकों की। तो पॉलिसी से पहले बैंक निफ्टी थोड़ा बेहतर होता हुआ दिख रहा है, सेंसेक्स निफ्टी कमजोर होते दिख रहे हैं। लेकिन असली कमजोरी जो आई है अब इस वक्त वो ब्रॉडर मार्केट में, क्योंकि आप देखिए मिड कैप इंडेक्स 0.5% से ज्यादा कमजोर होता हुआ दिख रहा है। स्मॉल कैप शेयरों में भी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिख रही। तो चौतरफा बिकवाली का माहौल तो नहीं, लेकिन हाँ मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों की तेजी थोड़ी ठंडी होती दिख रही है। प्रदीप बिल्कुल, तो यहां पर मुनाफा वसूली अलग अलग सेगमेंट्स में रुक रुक कर होती हुई। और आइए दिखाते हैं आपको कि आज कहां होगी हमारी नजर। खासतौर पे क्रेडिट पॉलिसी के पहले गौरव बिस्सा की कमाई वाली ऑप्शन स्ट्रैटेजी जानेंगे आपसे कुछ देर बाद। क्रेडिट पॉलिसी से बैंकर्स की उम्मीदें क्या हैं, फेडरल बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आशुतोष खजूरिया होंगे हमारे साथ बताने के लिए। वहीं दिग्गज मार्केट एक्सपर्ट अजय बग्गा से पूछेंगे अभी कहां दिख रहे हैं उन्हें कमाई के मौके। इसके अलावा रोज की तरह अभी कहां लॉन्ग करें और कहां शॉर्ट। 3 बजे निफ्टी कॉल और 3:15 पर बीटीएसटी या एसटीबीटी यानी आज लगाओ कल कमाओ। ओके, तो ये है आज का मेनू आपके लिए। लेकिन बता दूं आपको कौन से स्टॉक्स आज आपको दिख रहे हैं एक्शन में। निफ्टी पर मजबूत शेयर कोटक, बीपीसीएल, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये है शेयर जहां से मजबूती आती दिख रही। वहीं कमजोर शेयरों का जिक्र करें तो सरकारी कंपनी कोल इंडिया, टाटा मोटर्स, डीवीआर, टाटा मोटर्स, ओएनजीसी जैसे दिग्गजों में आज नुकसान आपको दिखेगा। निफ्टी के बाहर एमटेक ऑटो, इनफैक्ट पूरा ही एमटेक ग्रुप आप बड़ी तेजी दिखा रहा है। एमटेक ऑटो को देखेंगे तो 12% का बड़ा उछाल है। ऑटो कॉर्पोरेशन बैंक, एमटीएनएल जैसे शेयरों में एक अच्छी तेजी का माहौल बनता हुआ दिख रहा है। शुगर शेयरों में मजबूती आउट शुगर से लीड करता हुआ गोदावरी पावर, फ्यूचर एंटरप्राइजेस, फ्यूचर ग्रुप के तमाम शेयर मजबूत है। फ्यूचर रिटेल के अभी नतीजे हैं, उसके बाद यहां पर तेजी होती दिख रही है। लेकिन कमजोरी मैक्स वेंचर ने आज नतीजे पेश किए, नतीजों के बाद 4% नीचे। रेडिंगटन, रैमको, सीमेंट के भी कुछ नतीजों के बाद कमजोरी होती दिख रही है। एटलस साइकिल लगातार कमजोर होता हुआ दिख रहा है अच्छे ड्रीम रन के बाद, और वही हाल एसटीसी का भी है। तो ये 2 स्टॉक बड़ी तेजी दिखाने के बाद अब लगातार गिरावट के मूड में। सरकारी बैंक है मजबूत, पीएनबी के शानदार नतीजों के बाद कॉर्पोरेशन बैंक, ओबीसी और पीएनबी। ओबीसी आज बैन से बाहर आया। आज सुबह हमने कहा था कि इस स्टॉक में बड़ी पोजीशंस बनती हुई दिख रही है, तेजी होती दिख रही है। स्टॉक अभी भी 3% मजबूत है और पीएनबी नतीजों के बाद 1.5% का उछाल दिखाता हुआ। और आइए अब नजर डालते हैं आज के चार्ट पे और सबसे पहले हम यहां पर रुख करेंगे निफ्टी का। और आप देख सकते हैं ये जो हम लगातार आपको बता रहे हैं कि निफ्टी में ऊपरी स्तरों पे दबाव दिखाई दे रहा है। इस चैनल के अपर एंड पर आकर के वो अपनी जगह बरकरार है और आज भी अटकता हुआ नजर आया है। खासतौर पर अगर आप देखें तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही अपने कल के लेवल्स को पार नहीं कर पाए हैं, कल के हाईज के ऊपर नहीं निकल पाए। तो ऐसा लगता है कि एक पॉज है बड़े इवेंट के पहले। लेकिन आज आपको एक इंटरेस्टिंग चार्ट हम दिखाते हैं और वो चार्ट है उस स्टॉक का जिस पर आज सभी की नजर है और ये है आईटीसी। आप देख सकते हैं यहां पर जिस तरह की आज तेजी बनी है, इसका आपको मंथली चार्ट देखना चाहिए। और क्यों, ये देखिए आपके सामने
अब आईटीसी का ये मंथली चार्ट है और आप यहां पर जो एक दायरा देखेंगे इसमें करीब करीब 250 के आसपास, 260, 270 के आसपास ऊपर की तरफ, 200, सवा 200 की तरफ, नीचे की तरफ। और इस रेंज में ये कितने वक्त से है, अगर आप ये देखें तो ये जो तेजी का रुख पूरा हुआ था करीब 250 के आसपास, ये हुआ था जुलाई 2013 में। तो जुलाई 2013 से लेकर अब तक 3.5 साल का वक्त गुजारा है एक दायरे के अंदर घूमते हुए आईटीसी ने, और अब उसके ऊपर ब्रेकआउट नजर आ रहा है। आज एक इवेंट भी हुआ, सूटी के हिस्से बेचने की भी खबर आई, और इस बीच ये जो ब्रेकआउट बना है ये काफी इंटरेस्टिंग है। इसकी एक वजह है क्योंकि अगर आप इस स्टॉक की हिस्ट्री देखें, आपने देखा 3.5 साल के कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट हुआ है, ये हम आपको बता रहे हैं। पहले अगर आप इसको देखें तो इसी तरह का एक लंबा कंसोलिडेशन यहां पर देखने को मिला था। ये जो सिर्फ ये हिस्सा आप देख रहे हैं यहां पर साइडवेज, ये क्वार्टरली चार्ट है आपके सामने, इसलिए यहां पर आप कुल 14 कैंडल्स गिन सकते हैं जो कि एक साइडवेज, एक रेंज के अंदर नजर आ रही थी। और इसकी अहमियत क्या हुई, 14 कैंडल यानी करीब करीब 3.5 साल। 3.5 साल के कंसोलिडेशन के बाद जब ये ब्रेकआउट मिला फाइनली हमको, और वो मिला था 2009 में, उसके बाद से एक लंबी तेजी शुरू हुई और ये स्टॉक 3 गुना हुआ। इस बार फिर से देखिए 3.5 साल के कंसोलिडेशन के बाहर निकलने के संकेत आईटीसी ने दिए हैं, और ये जो ब्रेकआउट है क्या यहां से एक बार फिर वैसे ही लंबी तेजी दिखाएगा। पिछली बार 3 गुना होकर रुका था ये स्टॉक 2013 में, यानी करीब 4 सालों के अंदर। तो अगले 3 से 4 साल के लिए एक लंबी रेस का घोड़ा साबित हो सकता है आईटीसी, ये संकेत इस स्टॉक से नजर आ रहे हैं। तो इस चार्ट पे हम नजरें बनाए रखेंगे आगे। लेकिन आज ब्रॉड मार्केट क्या कहता है ये आपको दिखाते हैं। कल 70 के करीब ये पहुंचा था हमारा फेयर एंड ग्रीड मीटर, और हमारा फेयर एंड ग्रीड मीटर जब 70 पे पहुंचता है तो वो करेक्शन करवा के ही मानता है। और ये देखिए आज आपने यहां पर अच्छी शुरुआत के बाद दबाव देखा है। कल हमने ये कहा था कि 70 के लेवल फिर से दिखाई दिए हैं और ये खतरे का संकेत है। निफ्टी और सेंसेक्स होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दबाव बना हुआ है, पर ब्रॉड मार्केट में अच्छा करेक्शन देखने को मिला है। तो ये आज का करेक्शन फेयर एंड ग्रीड मीटर की वजह से है। और वैसे भी मैं भी कल देख रहा था विक्स 13 पर आया, 13.1 पर, और जनरली विक्स भी 13.5 की रेंज में आने के बाद एक बार करेक्शन थोड़ा सा होता है, वॉलेटिलिटी बढ़ती है, और जब मजबूत बाजार तो वॉलेटिलिटी बढ़ने का मतलब है नीचे की तरफ जाना। तो नीचे की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं आज यार 750, ये है आपकी स्क्रीन पर इस वक्त बाजार। निफ्टी दिन के लो पॉइंट पर 50 पॉइंट के नुकसान के साथ 170 अंक नीचे, सेंसेक्स आपको नजर आएगा। चलिए तो अब राय ली जाए उन शेयरों पर जहां पर आज बजर्स के तौर पर एक्शन होता हुआ दिखा है। अभी अभी के एक कमजोर नतीजे पर राय लेते हैं, और वो है आईडीबीआई बैंक। नंबर्स खराब है, नंबर्स के तुरंत बाद थोड़ी शॉर्ट कवरिंग हुई थी, लेकिन लोगों को अब समझ में आ रहा है कि नंबर्स खराब है। 2-2.25% कमजोर है गौरव ये स्टॉक, और ओपन इंटरेस्ट में 24%, 22% का इजाफा है। शॉर्ट करना चाहिए इसे? देखिए फिलहाल अगर सर डेटा के थ्रू जाऊं मैं तो आज अभी से आपको शॉर्ट्स दिख रहे हैं, और अब तक काफी अच्छे लॉन्ग्स देखने मिले थे, तो मैं तो फिलहाल काउंटर कॉल ही लूंगा। इसको 79 के नीचे ही सेल करें, तभी इसमें आपको एक डाउनफॉल देखने मिल सकता है, अदरवाइज फिर एक उछाल आपको देखने मिल सकता है। यहाँ पे मैं रादर में बाय करने की सलाह दूंगा। मैं आप ₹1 के स्टॉक से बाय कर सकते हैं, 79 के नीचे हो जाए तभी इसको सेल कीजिए। ठीक है। अच्छा गौरव ये बताइए, ट्रेड पॉलिसी के पहले बैंक निफ्टी को ट्रेड करने की क्या स्ट्रेटेजी? देखिए मैं ये समझता हूँ कि थोड़ा बैंक निफ्टी और यहाँ से ऊपर जा सकती है, 20,450 तक मुझे लगता है वहाँ पे एक बार पॉसिबिलिटी है जाने की। वहाँ पे जाएगा तो काफी लुक्रेटिव हो जाएगा पुट बाय करना। 20,000 का आप वीकली ऑप्शन पुट बाय कर सकते हैं, आपको 25-26 के आसपास मिल जाएगा वो। तो मुझे लगता है आप एक ₹10 के मात्र स्टॉप लॉस रख सकते हैं, और ये आपको 70-80 रुपीज के टारगेट दिखा सकता है। ओके, तो ये बैंक निफ्टी पर 20,000 का पुट खरीदें, और 25 से 28 रुपए तो पॉलिसी के पहले थोड़ी मंदी का मूड बना रहे हैं गौरव, ये इंटरेस्टिंग बात है। मंदी का मूड मिड कैप शेयरों में ज्यादा बन रहा है यार। आप देखिए 0.1 से 1% तक का नुकसान मिड कैप शेयरों में हो चुका है। उसकी वजह बता दूं आपको, कई सारे मिड कैप ऐसे हैं जो काफी तेजी से टूट रहे हैं, जो मिड कैप इंडेक्स में, मसलन सिंटेक्स, अदानी एंटरप्राइजेस, जीएमआर इंफ्रा, HDIL, ये कुछ एक शेयर है जो मिड कैप इंडेक्स का हिस्सा होने के बाद काफी तेजी से गिरा। लेकिन एक और स्टॉक दिग्गजों में टाटा मोटर्स काफी तेज गिरावट दिखाता हुआ प्रदीप, 4% टूटता हुआ। बिल्कुल लगातार यहाँ पर कमजोरी का रुख, और हमारे कुछ एक्सपर्ट्स यहाँ आपको बिकवाली की राय दे भी रहे थे जो सही साबित होती हुई दिखी है। और अब मार्केट ब्रेथ अगर आप देखें बहुत तेजी से नेगेटिव होती जा रही है। धीरे धीरे गिरने वाले स्टॉक्स की तादाद अब बढ़ने वालों से 40% ज्यादा हो चुकी है। ये शायद अब देखिए दिन का सबसे वर्स्ट मोमेंट है अगर आप मार्केट ब्रेथ के लिहाज से देखें तो। जाते जाते लोगों ने आज मुनाफा वसूली किया। हालांकि एक बात ध्यान में रखनी चाहिए,
कि कल जो पॉलिसी आएगी वो सुबह नहीं आएगी। अब पिछले बार से पॉलिसी का वक्त बदल चुका है। 2:30 बजे दरअसल पॉलिसी का अनाउंसमेंट होगा और 2:45 बजे गवर्नर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। तो कल का दिन है आपके पास, अगर आप ट्रेड ही करना चाहते हैं तो प्री पॉलिसी ट्रेड के लिए 2:30 बजे तक मतलब लगभग 2/3 दिन है आपके पास, आराम से खूब वक्त है, करीब आपको जाते जाते कल फैसला लेना है। लेकिन आज हम देख रहे हैं पोजीशंस फिलहाल हल्की होती हुई। गौरव, आपसे इजाजत लेंगे, कोई डिस्क्लोजर्स? जो भी स्टॉक्स और स्ट्रेटेजी डिस्कस की गई है उसमें कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है। पॉसिबिलिटी है कि हमने अपने क्लाइंट्स को इस पर सलाह दी होगी आप ट्रेड करें। शुक्रिया आपका। तो वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आगे हमारे साथ जुड़ेंगे प्रकाश दीवान और रजत बोस, साथ ही फेडरल बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आशुतोष खजूरिया से जानेंगे क्या है उनकी उम्मीद गवर्नर साहब से। आप देख रहे हैं आखिरी सौदा और स्पीच। देखिए जो नतीजे आ रहे हैं एक के बाद एक। यूनाइटेड बैंक के बहुत ही शानदार नतीजे आए हैं। एनआई हालांकि यहां पर 40% से घटी है, लेकिन मुनाफा बढ़ा है और एनपीएस घटे हैं सरप्राइजिंगली। ये आंकड़ा हमारे सामने आता हुआ और इसके चलते आप देखिए करीब 13% का उछाल देखने को मिल रहा है। लेकिन सारे के सारे बैंकिंग सेक्टर की नजर है कल आने वाली क्रेडिट पॉलिसी पे। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी अब पॉलिसी बनाती है और इस पर चर्चा के लिए बैंकों की क्या उम्मीद है ये बताने के लिए हमारे साथ आशुतोष खजूरिया साहब जुड़ रहे हैं, फेडरल बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। मिस्टर खजूरिया, पिछले बार कमेटी ने सभी को चौंकाया था, पूरी उम्मीद थी कि नोटबंदी की वजह से जो मंदी दिखाई दे रही है हर तरफ, उसको रोकने के लिए एक रेट कट आएगा, पर नहीं आया। इस बार क्या उम्मीद है? देखिए, चूंकि पिछली बार नहीं आया दिसंबर 7 को, तो इस बार उम्मीद और बढ़ जाती है, क्योंकि उसके बाद जो डेटा पॉइंट्स आए हैं, जो भी सांख्यिकी आंकड़े मिले हैं, वो सब ये दर्शाते हैं कि विकास की जो दर है उसकी रफ्तार थोड़ी कम हुई है डिमोनेटाइजेशन की वजह से। और उस नजरिए से अगर देखा जाए तो एक बहुत स्ट्रांग केस बनता है इस समय इंटरेस्ट रेट्स को फर्दर कट करने का। रही बात उसका ट्रांसमिशन होने की, मॉनेटरी ट्रांसमिशन जिसे बोलते हैं, तो वो तो हो गया है, क्योंकि जितना उन्होंने जनवरी 2015 से लेके काटा था रेपो रेट, जो कि पॉलिसी का एक सिग्नलिंग रेट होता है, 8% से घटाकर भारतीय रिजर्व बैंक ने अब उसको 6.25 तक लाया है। और अब इस बार उम्मीद है कि और 25 बेसिस पॉइंट का कट हो जाए, तो इस तरह कुल मिलाकर 200 बेसिस पॉइंट्स का कट हो जाएगा अपने पीक से। और अगर आप देखें बैंकों की जो बेंचमार्क लेंडिंग रेट होता है, पहले जिसे बेस रेट के द्वारा व्यक्त किया जाता था और आजकल MCLR द्वारा, उसमें आप देखेंगे बहुत ही तेजी से, बहुत ही शार्प रिडक्शन हुआ है, बहुत तेजी से कमी आई है। और यहां तक कि किसी बैंक ने तो 90 बेसिस पॉइंट्स एक शॉट कम कर दिया अपना MCLR। उसका मुख्य कारण यह है कि जो फॉर्मूला है इस समय MCLR कैलकुलेट करने का, उसकी जो गणना की जाती है, उसमें सबसे पहले देखा जाता है कि आज की तारीख में आप डिपॉजिट का क्या रेट रख रहे हैं और उसके हिसाब से आपके किस किस बकेट में कौन कौन से कितना जो है वो डिपॉजिट है। ज्यादातर बैंकों का जो टर्म डिपॉजिट होता है वो मूलतः 1 वर्ष की जो मैच्योरिटी होती है उस बकेट में होता है, और इसलिए अगर वो अपना 1 वर्ष का रेट कम करते हैं, जो कि ज्यादातर बैंकों ने कम किया है, और प्लस उसमें कासा का बेनिफिट होता है, तो डीमोनेटाइजेशन की वजह से, विमुद्रीकरण की वजह से कासा में भी बहुत ज्यादा ग्रोथ हुई बैंकों के। और वो जो टर्म डिपॉजिट रेट है जो कि आपकी सावधि जमा राशि रहती है, वो 1 वर्ष का, वो भी काफी तेजी से कम हो गया। कहाँ 8% दिया करते थे आज से 1.5 वर्ष पहले, और अब वो 6.50, 6.75 की रेंज में आ गया है। तो इसलिए बैंकों के पास एक फ्लेक्सिबिलिटी थी, एक अवसर था अपने MCLR को नीचे करने का, जो उन्होंने किया, और लगभग सभी बैंकों ने अपना MCLR काटा है। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर कल एक रेट कट आता भी है RBI की तरफ से, तो बैंक इसको पास ऑन नहीं करेंगे? अब ये डिपेंड करता है कि किस बैंक ने कितना MCLR काटा है। कुछ लोग जो हैं, कुछ बैंक जो हैं, वो शायद कर्व से आगे चल रहे हैं, इस अपेक्षा में कि RBI अभी और अपनी पॉलिसी इंटरेस्ट रेट को कम करेगी। उन्होंने शायद पहले ही पर्याप्त मात्रा में उसको काट दिया है। वो हो सकता है कि इस कट के बाद थोड़ी देर पॉज करें, देखें फर्दर, और अपने कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स को देखें, कहां पहुंचते हैं, कहां जाते हैं, और नया वो कितना डिपॉजिट्स में इंटरेस्ट रेट फर्दर कम कर रहे हैं। इस पे एक और सवाल हमारे दिमाग में आता है, वो ये कि देखिए हाल के दिनों में जो नए पेमेंट्स बैंक बाजार में आ रहे हैं,
वो बड़ा अट्रैक्टिव रेट दे रहे हैं। कई प्राइवेट बैंकों ने भी अपने सेविंग बैंक के रेट ही 6%, 7% रखे हुए हैं। तो क्या कंपटीशन बहुत तगड़ा है और इस वजह से डिपॉजिट के रेट नीचे नहीं जा रहे? देखिए, जिन्होंने अपने सेविंग्स बैंक के रेट 6% रखे हैं, जिन बैंक्स की तरफ आप इंगित कर रहे हैं, मेरे ख्याल से अगर बाकी बैंकों के टर्म डिपॉजिट रेट देखें तो वो 6.5-6.75 के आसपास हैं। तो मतलब दोनों में स्प्रेड बहुत कम हो गई। तो फिर उसमें तो खासा का कोई बेनिफिट नहीं है। अगर आप सेविंग बैंक रखना चाहते हैं 6% पे, जहां पर ग्राहक कभी भी उसको ड्रॉ कर सकता है, उसके पास एक ऑप्शन है, कितने भी बार निकाल सकता है, तो आपको उसमें कुछ ज्यादा अंतर नजर नहीं आएगा। ऐसा लगेगा कि सेविंग्स बैंक भी एक तरह से उसी कॉस्ट पे मिल रहा है जिस कॉस्ट पे बैंकों को फिक्स डिपॉजिट मिल रहे हैं। फ्लेक्सिबिलिटी भी है और अभी तो और नए नए स्मॉल बैंक और पेमेंट बैंक लगातार आ ही रहे हैं, तो फिर यहां से डिपॉजिट रेट नीचे जाने का रास्ता तो दिखता नहीं है। नहीं, आपका प्रश्न जायज है जब तक आप ये देखते हैं कि क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो सिस्टम का अगर नीचे है, मतलब आप जो लोन देते हैं उस लोन का जमा राशियों के साथ जो अनुपात है, अगर वो 75 से नीचे है, तो बैंकिंग सेक्टर के पास इस समय ज्यादा फोकस या ज्यादा उनकी जो दिशा है वो क्रेडिट ग्रोथ की तरफ ले जाने की होगी। उनका इस समय जो फोकस है वो जमा राशियों को बढ़ाने का नहीं होगा। इसलिए उनके पास वो फ्लेक्सिबिलिटी है कि आज की तारीख में कम जमा दर के ऊपर भी वो रिसोर्सेज रेज कर सकने की स्थिति में है। जब स्थिति दूसरी ओर बढ़ती नजर आएगी, जब सीडी रेशियो बढ़ जाएगा, क्रेडिट की डिमांड ज्यादा होगी, तब ये तो आपके हाथ में एक तरह का रेगुलेटर है। जब आपको पंखे की गति बढ़ानी है तो आप उसको 2 से बढ़ा के 3, 4, 5 कर लीजिए। तो जब आपकी डिमांड हो रही है आगे, क्योंकि बैंक एक इंटरमीडिएट होते हैं। ये बताइए कि इसका मतलब क्या लगाएं हम कि अभी से 2-3 महीने आगे, आप कह रहे हैं इमीडिएट नहीं, पर 2-3 महीने आगे डिपॉजिट रेट और एडवांसेस के रेट और नीचे आप देख रहे हैं, कितने और नीचे देख रहे हैं? ये डिपेंड करेगा क्रेडिट की डिमांड कैसी है। अगर क्रेडिट की डिमांड नहीं है तो और जमा राशि कम हो सकती है, उनके डिपॉजिट्स के रेट नीचे आ सकते हैं। लेकिन अगर क्रेडिट पिकअप करता है तो बजाय कम होने के तो फिर बढ़ने लगेंगे। ओके, शुक्रिया आपका मिस्टर खजूरिया। जी, आपका भी धन्यवाद। आशुतोष खजूरिया, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फेडरल बैंक के, ये कहते हुए कि जब तक लोन की डिमांड नहीं बढ़ती, जो इस वक्त 5% सालाना पे आ गई है, और आपको याद हो तो वित्त मंत्री ने बजट में ही कहा था कि वो केवल कृषि के जो लोन है उनको 10% से ज्यादा रफ्तार से बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। लेकिन अगर ग्रोथ नहीं है, डिमांड नहीं आ रही है, तो डिपॉजिट रेट और एडवांसेस के रेट कम होंगे, वरना नहीं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आरबीआई के रेट घटाने की वजह से नहीं, डीमोनेटाइजेशन की वजह से रेट कम हुए। तो डीमोनेटाइजेशन की वजह से रेट कम हुए, ये बिल्कुल संकेत साफ है। और पहले से रेट इतने कम हो चुके हैं। और कल चंदा कोचर का भी हम जो स्टेटमेंट सुन रहे थे, उनका यही कहना है कि भले आरबीआई पॉलिसी में ब्याज दरें घटा। प्रदीप, ये एक चीज बताइए, आप तो इतनी सारी पॉलिसीज बड़ी क्लोजली ट्रैक करते हैं, ये फर्क क्या है रघुराम राजन साहब और उर्जित पटेल में? तो उस समय राजन साहब बार बार ये कहते थे बैंक्स ब्याज घटाएं घटाएं घटाएं, पास ऑन करें, और अब ये उर्जित पटेल के जमाने में बैंक कह रहे हैं हम तो पहले ही कर चुके हैं, अब आरबीआई घटाए। ये दोनों का कॉन्ट्रास्ट क्यों है? क्योंकि अचानक से डिपॉजिट आया और उसकी वजह से बैंकों ने रेट घटाए हैं। लेकिन इसमें हमारे आपके लिए और मार्केट के लिए जो मुश्किल पैदा हो गई वो ये है कि 5 लोगों की कमेटी है, तो हमें कमेटी को प्रेडिक्ट करना है। तो अब मुझे बताइए, फिर मेरा दूसरा सवाल इस पे ये, तो फिर आरबीआई की जरूरत क्या है जब बैंक्स को अपने डिपॉजिट के हिसाब से ही चलना है? पहले डिपॉजिट के हिसाब से वो घटाते नहीं थे, अब डिपॉजिट के हिसाब से उन्होंने पहले घटा दिया, फिर आरबीआई की पॉलिसी की वैल्यू क्या है? फिर आरबीआई की पॉलिसी इसलिए जरूरी है क्योंकि इवेंचुअली आपको जो पैसे आ रहे हैं सिस्टम में वो तो वहीं से आ रहे हैं। तो राजन साहब ने बहुत ही लिक्विडिटी टाइट रखी थी। ये जो आज फ्लश है लिक्विडिटी का, जो डीमोनेटाइजेशन की वजह से आया, अगर रघुराम राजन खुलकर ओएमओस करते जैसे सुब्बाराव किया करते थे तो शायद पहले भी हो जाता। तो उन्होंने केवल रेट घटाए पर लिक्विडिटी नहीं दी। तो उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं कि आपने सबको क्रेडिट कार्ड बांट दिए लेकिन उसकी लिमिट 5,000 रुपए रखी, तो लोग जाकर के कितना स्वाइप कर लेंगे? वो प्रकाश की स्थिति। प्रकाश जी, हमारे लेफ्ट आउट फीलिंग आ रही है, इनको पूछे। प्रकाश जी, मुझे ये बताइए, फिर आप बॉन्ड मार्केट के, इक्विटी मार्केट के डायरेक्शन के लिए क्या देखते हैं? आरबीआई की पॉलिसी या बैंकों की ब्याज दरें बढ़ाना घटाना? नहीं, बैंकों को जो ब्याज दर घटाने की फ्लेक्सिबिलिटी मिली है वो तो ये 3 महीने का सिलसिला है, पहले तो ये था नहीं। और रघुराम राजन के टाइम जो सबसे बड़ा चेंज जो उनके टाइम और अभी के समय में हुआ है वाली जी, ये है कि एनपीए को काबू में लाने की शुरुआत तब हुई थी
अब आप जो 1.5-2 साल बाद जो असर देख रहे हैं, आज एनपीए की चर्चा इतनी नहीं होती है। एमपीसीबी जब बात करती है तो बहुत एक बिनाइन एनवायरनमेंट की बात करती है। इन्फ्लेशन को आप देखें, इन्फ्लेशन कितने हद तक काबू में आया हुआ है, तो माहौल काफी अलग हो गया है। उर्जित पटेल साहब थोड़े अच्छे माहौल में डेफिनेटली अपने आप को एज गवर्नर पाएंगे। और आगे चल के जो अब सरकार ने जो दिशा दी है, इसमें मुझे लगता है जो फेडरल बैंक के जो ईडी भी बता रहे थे कि जब तक सरकार खर्चा नहीं करना शुरू करेगी तब तक डिमांड शुरू नहीं होगी बनना, तो प्राइवेट सेक्टर तो लेंडिंग बोरिंग करेगा ही नहीं, तो बैंकों के लिए लेंडिंग करना बहुत मुश्किल हो गया है। आज अगर आप देखें, सबसे बड़ी चिंता बैंक के लिए लेंडिंग की है, और उस लिहाज से ग्रॉस एनपीए एब्सोल्यूट नंबर जो है वो ज्यादा लग रहा है, पर परसेंटेज में वो और भी ज्यादा लग रहा है। तो ये सब चिंता। पीएनबी के रिजल्ट बड़े कंफ्यूजिंग इसलिए हैं, अगर आप देखेंगे पीएनबी में सबसे अच्छी बात तो मुझे लगी कि 5,000 करोड़ के नए एनपीएस हुए हैं और उतनी रिकवरी भी हुई। रिकवरी सामने बहुत बढ़िया हुई है। तो रिकवरी देखिए, लगातार ये 3 क्वार्टर है, करीब 15,000 करोड़ से ऊपर की रिकवरी कर चुके हैं। तो उस वजह से नए एनपीएस जो हो रहे हैं वो सामने से काउंटर बैलेंस हो जा रहा है। और तो बुरे समय में ये होता है, जो आपकी रिकवरी हुई वही कमाई है एक्चुअली। पहले नुकसान किया, नुकसान की भरपाई। लेकिन आप जो राजन की बात कर रहे थे, तो गवर्नर राजन की एक और खास बात थी कि जब भी सरकार अच्छा बजट पेश करती थी तो वो उस पर अपनी मोहर लगाते थे कि ये अच्छा बजट है, इसलिए टोकन रेट कट कम से कम देते थे। और एक बात तो उन्होंने पॉलिसी के बाहर दिया था, तो वो देखना होगा कि पटेल इस परंपरा को आगे बढ़ाते हैं कि नहीं। क्योंकि तो अच्छा, इस बजट के हिसाब से तो फिर बनता है इस बार, ये तो 10 में से 11 नंबर देने वाला बजट है आरबीआई के नजरिए से। फिस्कल डेफिसिट सब लोग कह रहे थे कि रेट कट बनता है और होगा भी, हो मतलब पूरी है, अंदेशा तो है कि हो जाएगा। क्योंकि नहीं, उम्मीद इस बार इतनी नहीं है जो पिछली बार थी। और पिछली बार की डिसअपॉइंटमेंट के बाद लोगों ने अटकलें लगाना भी थोड़ा कम कर दिया कि होगा। बट फंडामेंटली जो माहौल है उसके हिसाब से तो डेफिनेटली 25 बेसिस पॉइंट बनता है। बिल्कुल। चलो, रेट कट तो कल बनता है और इस वक्त एक ब्रेक भी बनता है, क्योंकि ब्रेक के बाद बजेंगे 3 और लेकर आएंगे आपके लिए निफ्टी पर 3 एक्सपर्ट्स की दमदार स्ट्रेटेजी। तीन बज चुके हैं और हर रोज 3 बजे हम आपको बताते हैं निफ्टी में क्या होनी चाहिए आपकी स्ट्रैटेजी। हालांकि आज ट्रेडर्स का रुख थोड़ा मुनाफा वसूल करने का है और बड़ा इवेंट है आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी का कल, उसके पहले। लेकिन क्या कह रहे हैं हमारे एक्सपर्ट रवि सिंह एसएमसी ग्रुप ऑफ कंपनीज के निफ्टी पे सेल कॉल दे रहे हैं। स्टॉप लॉस 8,795, टारगेट 8,690, 2 दिनों के लिए है ये कॉल। ओके, मेघना मलकान भी कह रही कि निफ्टी में करिए खरीदारी, आज की गिरावट से घबराए नहीं, 8,860 तक पहुंचेगा, फिर से 8,730 पर स्टॉप लॉस लगा लेना रहेगा आपके लिए ठीक। और रजत बॉस हमारे साथ हैं कोलकाता से और उनकी ली जाए स्ट्रेटेजी। रजत, खरीदेंगे ना आप भी? नहीं जी, मैं बेचने का सलाह दूंगा। 8,770 के आसपास में आप बेचिए, 8,850 के ऊपर में स्टॉप लगाइए और 8,680 का टारगेट रखिए। 2 दिन का कॉल है। 8,680, 690 की तरफ 8,700 के नीचे जाने की गुंजाइश फिलहाल सभी को यहां नजर आ रही है। और आज के दिन फिलहाल अगर आप देखें तो मार्केट ब्रेथ कमजोर बनी हुई है। अब वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ते हुए 2.5 से 3.25 लाख करोड़ की तरफ, लेकिन औसत के मुकाबले कम पार्टिसिपेशन, दिन के निचले स्तरों के आसपास निफ्टी इस वक्त ट्रेड करता हुआ। लेकिन जिन स्टॉक्स पर आज हमारी नजर है, निफ्टी स्टॉक्स की बात करें तो आईटीसी, जिस तरह से सुबह ये खबर हमें मिली कि 2% सूटी ने अपना हिस्सा बेचा है, तो बाजार को बहुत ही ज्यादा पसंद आई। लेकिन इसके बाद जब ये पता चला कि यह हिस्सा एलआईसी को गया है, तो शायद बाजार को फिर ये खबर इतनी अच्छी नहीं लगी, ऐसा हम कह सकते हैं। अजय बग्गा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बग्गा साहब, क्या ऐसा ही मानना चाहिए? नहीं प्रदीप जी, जो भी जिस तरह से भी आया, सरकार की किटी में पैसा आ गया है, तो ओवरऑल हमें ये नहीं देखना है कि किसने खरीदा है पैसा। ओवरऑल किसी निवेशक ने ही खरीदा और सूटी के जिम्मे इतना पैसा आ गया है विदाउट इम्पैक्टिंग द स्टॉक, तो ये मार्केट डेप्थ भी दर्शाता है और मैं तो इसको पॉजिटिवली लूंगा। ओवरऑल ये स्टॉक मूवमेंट एक दिन का ऊपर नीचे जिस तरह होता है, काफी और चीजें भी रहती हैं,
बट ये दर्शाता है कि सूटी के जो इनकी होल्डिंग्स हैं और जो और स्टॉक्स भी हैं, सरकार एटलीस्ट तैयार है उनको लेवरेज करने के लिए, लिक्विडेट करने के लिए। ये अच्छी बात है, तो डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट मीट करने में हेल्प करेगा जरूर। ओके, लेकिन प्रकाश, क्या बाजार को ज्यादा पसंद आता है अगर FIIs ने लिया होता, अगर म्यूचुअल फंड्स ने लिया होता? क्योंकि LIC के हाथ में भी है, तो एक तरह से सरकार जो प्रोटेक्ट कर रही है इसकी इक्विटी को कि ये विदेशी निवेशकों के हाथ में न जाए, तो वैसे ही रहेगा। FIIs आप मार्केट से ले सकते हैं, तो अगर लेना चाहें तो, मतलब क्योंकि इससे एक ओवरहैंग जो था सप्लाई का, वो एक काफी हद तक वो हो जाता है, आउट ऑफ द वे हो जाता है, निकल जाता है कि भाई अब आपको ये झटका नहीं लगना। और टाइमिंग देखिए आप, तो सरकार का एक तो बजट के समय जब पहली तारीख को 21,000 करोड़ का पेंडिंग था डाइवेस्टमेंट का टारगेट 45,000 करोड़ में से, तब किसी ने नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी ये इसका अमल भी हो जाएगा। और दिसंबर के बाद ITC में ऑलरेडी 35% का अपसाइड, 40% का अपसाइड तो आप देख चुके हैं, तो टाइमिंग वाइज भी सही रहा है। तो उनको भी पता, रिजल्ट जबकि लोगों को बहुत पसंद नहीं आए थे, मुझे याद है जिस दिन रिजल्ट थे उस दिन लोगों को काफी वॉल्यूम डी ग्रोथ और नो ग्रोथ से मायूसी छाई रहती है। बट पॉइंट, आज LIC डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस में एक बहुत लीडिंग वो है प्लेयर, और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन तो ऐसे ही बाइंग कर रहे हैं, तो LIC ने क्या हम जबरदस्ती प्रदीप ये क्या शक की नजर से देख रहे हैं? क्या LIC ने क्यों ले लिया? हो सकता है LIC एनीवे तो बिगेस्ट शेयर होल्डर एग्जिस्टिंगली के लिए परफेक्ट हेजिंग भी तो हो सकती है। जो लोग सिगरेट पीते हैं, हाँ, उनके क्लेम्स होने के चांसेस ज्यादा नहीं रहते। तो इससे बढ़िया तो भाई जिनका आप सिगरेट पीना तो रुकवा नहीं सकते, तो सिगरेट वाली कंपनी का शेयर खरीद लो। जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। हाँ, तो फिर तो ये तो हेजिंग भी तो हो सकती है। चलिए, आपकी ये स्ट्रेटेजी हम मान लेते हैं यहाँ पे और आगे बढ़े। अगला स्टॉक फिर से इंडेक्स हेवी वेट ही होगा, एक BHEL जिस पर नजर होनी चाहिए। यस, काफी शानदार नतीजे हैं प्रकाश। यस, सो आई थिंक दिस इज वेयर जहां दिख रहा है कि कैपिटल गुड्स में चेंज आ गया है, लेकिन महसूस नहीं होता, क्योंकि ये इतना सेक्टर वैसा है कि हमको समझ नहीं आती। रोज एज यूसेज पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो हम वैसे यूज नहीं करते, तो उपभोक्ता ना होके सिर्फ इन्वेस्टर होके हम लोग को ये नहीं समझ आ रही। बट BHEL जैसी कंपनीज को अगर ऑर्डर बुक इतनी अच्छी, एग्जीक्यूशन इतना अच्छा हो रहा है, और याद रखिएगा कि जैन फेब मार्च में इस सेक्टर में सबसे ज्यादा एग्जीक्यूशन भी होता है, जो कन्वर्जन इन्वेंट्री का ऑर्डर्स का जो होता है एग्जीक्यूशन में, वो ज्यादा होता है। तो ये क्वार्टर भी अच्छा जाने की उम्मीद पूरी है। BHEL में आप छूट गए, नहीं ले पाए मान लीजिए, तो आप लेने की बारी बाकी कैपिटल गुड्स की आ जाएगी। L&T सबसे बड़ा इसमें कैंडिडेट है, उसको देख सकते हैं। काफी अच्छे पावर कंपनीज में बाकी भी नाम है, तो चाहे कल्पतरु हो या एलिकॉन हो, इस टाइप के सारी वैल्यू चेन में एक इम्प्रूवमेंट दिखना शुरू हो जाएगा। और इस बीच MRPL के नतीजे फ्रेश होते हुए दिख रहे हैं, दमदार दिख रहे हैं नतीजे। आय मुनाफा 416 करोड़ से बढ़कर 566 करोड़, बड़ा दमदार आया MRPL का मुनाफा। 566 करोड़ 414 करोड़ से बढ़कर, और 15,741 करोड़ की आय भी काफी बेहतर आती हुई दिख रही, 13,990 करोड़ से बढ़कर। तो दोनों ही मुनाफा और आय दमदार प्रदर्शन करते हुए देखिए, स्टॉक क्या तेजी से भाग रहा है ऊपर की तरफ। तो बेहद शानदार नतीजे MRPL के आते हुए दिख रहे हैं इस वक्त। पहली नजर में तो नंबर्स बहुत ही शानदार है। कुछ और डिटेल्स में ऑपरेटिंग लेवल पर भी प्रॉफिट लेकर आऊं आपके लिए। इससे पहले रजत, आप फटाफट इसके चार्ट देखकर तैयार रखें। MRPL में क्या कहीं कोई वॉल्यूम और इसके लिहाज से ब्रेकआउट के संकेत हैं? क्योंकि नंबर्स तो मुझे बड़े दमदार दिख रहे हैं, आय बढ़ी है, मुनाफा बढ़ा है, ऑपरेटिंग लेवल पर भी मैं देख रहा हूं कि किस तरह की परफॉर्मेंस आए वो आपको बता दूं। लेकिन अब तक जो नंबर्स आए वो बहुत ही बेहतरीन है MRPL के मेरी स्क्रीन पर। जी हाँ, ऑपरेटिंग लेवल पर बड़ी दमदार परफॉर्मेंस, 786 करोड़ से बढ़कर 1148 करोड़, और मार्जिन देखिए क्या बढ़कर आए, 5.5% से 7.3%। तो बहुत ही शानदार नंबर MRPL के दिख रहे हैं इस वक्त। क्या कह रहे हैं चार्ट, कितना भागेगा ये, रजत बताएं? देखिए, ये अपना पुरानी जो हाई था 115.95, उसी के आसपास जाने की तैयारी में है। और वीकली चार्ट देखा जाए तो ये एक लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड में भी है और चल रहा है बहुत अच्छी तरीका से। और फिलहाल आज के दिन अगर आप 114 के ऊपर बंद दे देंगे तो ब्रेकआउट भी माना जाएगा। बट ऐसा भी मैं कहूंगा कि इसमें कोई खतरा नहीं है, ऊपर की तरफ जो पुरानी हाई था उसको क्रॉस करके आगे भागेगा, ऐसा ही उम्मीद करना चाहिए। फिलहाल इस लेवल पे लेंगे तो 110 के नीचे स्टॉप लगा के अपना पोजीशन बनाइए।
ओके, ये है आपके लिए कॉल। फिलहाल एमआरपीएल पे 6.5% ऊपर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है, 114 के करीब। काफी जबरदस्त मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिला है। यस, बहुत ही बेहतरीन। प्रदीप, आज खास बात ये कैश मार्केट के स्टॉक्स में देखिए, जहां भी थोड़े भी नंबर अच्छे हैं स्टॉक, खैर हालांकि एमआरपीएल के तो थोड़े नहीं बहुत अच्छे हैं। आपके ट्रैक पर है क्या ये स्टॉक? नहीं, तो एमआरपीएल ऑफकोर्स डबल डिजिट में था, तब पसंद बहुत आता था लेते, लेकिन ये सेक्टर में हम कुछ दिन पहले बात कर रहे थे, आपको याद हो जब सरकार ने बोला कि कंसोलिडेशन की जरूरत है, और पेट्रोलियम मिनिस्टर ने बोला और बाकी के जो इनके चेयरमैन सब लोग बोल रहे थे नहीं ये हो नहीं सकता, बड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ये होगा। और इस टाइप के जो इम्प्रूवमेंट अगर परफॉर्मेंस में रही, कैश इसमें जनरेट हो रहा है, तो और भी रीजन है कि इसको कंसोलिडेट किया जाए। आईओसी और एमआरपीएल, चेन्नई पेट्रोलियम, कई हैं जो दावेदार हैं इस पर्टिकुलर फेज के। उस वजह से भी एक छोटी न्यूज और जिक्र करना चाहूंगा, पारादीप जो रिफाइनरी है आईओसी की, जो सबसे कच्चा तेल मतलब जो हेवी क्रूड रिफाइन करती है, जिसमें मार्जिन सबसे ज्यादा होते हैं। आप ये सोचिए अगर आईओसी उसकी 33% कैपेसिटी बढ़ाने की बात कर रहा है, तो किस टाइप की बुक्स इनकी हो जाएंगी। जो पैसा जो पिछले एक साल में आया है इनके पास, जो सब्सिडी बर्डन हटने के बाद, उसका अब ये गजब का इस्तेमाल होना शुरू हो रहा है रिफाइनिंग साइड में, जो अपस्ट्रीम बिजनेसेस में। तो ये तो एक अंदेशा है कि बाकी बड़ी कंपनी इससे क्या करेंगी। तो आईओसी मुझे तो बहुत पसंद है इस पर्टिकुलर स्टेज पे भी। ओके, तो इस पर फिलहाल आप देख रहे हैं जबरदस्त तेजी बनती हुई। इसके अलावा एक और स्टॉक, और अब देखिए फ्यूचर रिटेल 18% हो गया है। अनिल, यहाँ पर आपने नतीजों के बाद नजर डाली थी और उसका 52 वीक हाई जो था 192 का था, उसके ऊपर आज ये करीब 25-30 रुपए ऊपर निकलकर नया हाई बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। इस मोमेंटम में नतीजे काफी शानदार रहे यहाँ पे भी। प्रकाश, क्या लगता है? हाँ, सो देखिए ये सारा सेगमेंट एक इसमें जान वापस आती हुई दिख रही है। अब इसको देखिए, ट्रेंड को देखिए, ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ा नाम इस महीने आईपीओ लेके भी आ रहे हैं। तो ये जो रिटेल वाली, जो ऑर्गेनाइज रिटेल वाली जो श्रेणी है, इसमें री रेटिंग इसलिए हो रही है कि आज जब आप डिजिटल कैश की जगह डिजिटल पे आउट से लोगों को बाइंग करवाने की बात कर रहे हैं, बेसिक चीजें भी, ग्रोसरीज और डेली कंज्यूमेबल स्टेपल्स भी, तो कहीं ना कहीं इन्हीं कंपनीज को फायदा होने वाला है। और इससे भी आप देखिए, इसके साथ साथ एक छोटी सी कंपनी इसमें, छोटा शेयर जो इसका है, फ्यूचर कंज्यूमर, इसी ग्रुप का जो हुआ करता था, उसका हमने जिक्र बजट से पहले किया था कि फूड पार्क और इस पे सब आया कुछ नहीं, लेकिन शेयर वो भी आज अच्छा खासा धीरे से 22 से वो 25 की तरफ बढ़ चुका है, बजट, प्री बजट और आज के दरमियान। तो इस टाइप के जो बिजनेसेस हैं, जहां पे कंज्यूमर फेसिंग बिजनेसेस हैं, कंजम्पशन जब बढ़ावा दे रहे हैं, तो एफएमसीजी से पहले इनको फायदा होता है। एफएमसीजी बिके ना बिके चीजें, या किसका माल बिके वो कहना मुश्किल है, लेकिन कहां से बिके वो बहुत क्लियर है, और वो ये रिटेल आउटलेट्स और सब। तो आप ये कह रहे हैं कि डीमार्ट के आने के पहले सेक्टर का मूड थोड़ा सुधरता हुआ लग रहा है? बिल्कुल, क्योंकि डीमार्ट एक तो आईपीओ में डिमांड बहुत है, जो मार्केट बता रहा है। कल से देख रहे होंगे आप डिमांड काफी जबरदस्त है। नहीं, डिमांड कल से एक्शन शुरू हो चुका है। हाँ, कल से भाव आने शुरू हो गए, और कल के जो भाव आए थे आज उसमें भी 40%, 40-50% अपसाइड है। और ये इंपॉर्टेंटली ये कि इशू साइज देखो आप, 1800-1900 करोड़ का, और जो डिमांड है उसके सामने, और भाव जो इन्होंने ऑफर किया है, तो काफी पॉजिटिव है। तो एग्जिस्टिंग जो प्लेयर्स हैं उनको के आसपास का अंदाजा लगा रहे हैं लोग शायद। 290+10 ईयर्स प्रीमियम, लेकिन खुलते ही जो एक्शन ग्रे मार्केट में शुरू हुआ है डीमार्ट के आईपीओ में, तो वो देखने वाली बात होगी। बड़े जबरदस्त एक्शन, लेकिन 20% का ऊपरी सर्किट लग चुका है फ्यूचर रिटेल में। बग्गा साहब से पूछते हैं। बग्गा साहब, रिटेल सेक्टर पसंद है क्या आपको? सर, अनिल जी, मैं तो Amazon और अनलिस्टेड कंपनियों पे ही शॉपिंग करता हूं। प्रकाश भाई जाते हैं हर तरह से देखने, और प्रकाश देखे गए थे आई थिंक इन स्टोर्स में, तभी ये स्टॉक प्राइसेस बढ़ रहे हैं। लास्ट वीकेंड शॉपिंग कर रहे थे प्रकाश काफी। अलीबाबा पे बुलिश है। ओवरऑल ये रिएक्शन मुझे बुलिश है। ओके, फिलहाल बीजीएसटी कॉल लेने का वक्त करीब आता हुआ, और इस वक्त
एक और जानकारी जो यहाँ पर आ रही है कि जो अटकलें चल रही थी 50 लाख और 1 करोड़ वाले आय पर सरचार्ज को लेकर के, ये सरचार्ज हटने की खबरें नहीं है। सरकार को कई अर्जियां जरूर मिली हैं। प्रकाश, आपके लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, आप तो 15% सरचार्ज वाली लिमिट में होंगे, 1 करोड़ से ऊपर वाली में। इधर हमें फायदा तो देखिए 5% का सबसे ज्यादा लग रहा है अभी। 12,500 रुपए जो बचेंगे, 12,750। 12,700, लेकिन वो सामने 87A के सामने एडजस्ट हो रहे हैं एक्चुअली। तो कहने का मतलब ये कि बहुत ज्यादा फायदा नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन 50 लाख से 1 करोड़ वालों पर सरचार्ज लगेगा ये चीजें। बीटीएसटी कॉल लेते हैं, तब तक स्वाति होतकर बीईएल पर है, इनकी नजर बाई कॉल दे रही है। टारगेट 1600 के और स्टॉप लॉस 1540 पे लगाने की राय नाहर इंडस्ट्रीज के, यहां पर भी बाई कॉल है। 144 के टारगेट और 129 का स्टॉप लॉस, काफी एम्बिशियस टारगेट है बीटीएसटी के हिसाब से। मुदित गोयल एसएमसी ग्रुप के, वो कह रहे हैं कि बीपीसीएल खरीद के जाइए आज आप। 730 का लक्ष्य कल के लिए रखिएगा, 705 पर स्टॉप लगाकर। डीसीबी बैंक में भी तेजी करनी चाहिए, 141 के लक्ष्य के लिए और 131 का होगा आपका स्टॉप लॉस। रजत बोस हमारे साथ हैं और रजत की ली जाए राय। रजत, बीटीएसटी एसटीबीटी क्या है आज? एसटीबीटी है टाटा मोटर्स, मैंने 514 के ऊपर में स्टॉप लगा के 502, 498 और उसके नीचे जाए तो 493 तक भी उम्मीद कर सकते हैं। और रिलायंस इंफ्रा ये भी 537 का स्टॉप में 520 और 516 का टारगेट मान के आप इसमें भी सेल करके रखिए। हमको लगता है कि ऊपरी लेवल पे सेलिंग आने की संभावना थोड़ा ज्यादा है। और प्रदीप जी ने बता दिया कि कल 2:30 बजे आरबीआई पॉलिसी आएगा, तो कल सुबह का जो वॉलेटिलिटी होने का है वो सिर्फ आज के मूवमेंट के ऊपर ही होगा, तो सेल कॉल ही बरकरार रखना चाहूंगा। ओके, रिलायंस इंफ्रा पे सेल की कॉल यहां पर रजत फिलहाल दे रहे हैं। लेकिन रजत, आज देखिए जिस सेक्टर की सबसे ज्यादा पिटाई होती हुई दिख रही है वो है मेटल। जिंदल स्टील एंड पावर देख लीजिए, जेएसडब्ल्यू स्टील देख लीजिए, हिंडाल्को देख लीजिए, कोई शॉर्ट दिखता है आपको यहां पे? देखिए हिंडाल्को, वेदांत, ये पूरे काउंटर्स वीक लग रहे हैं। हिंडाल्को जो है अभी फिलहाल 186 में है, अभी यहाँ पे भी आप बेच सकते हैं क्योंकि ये हमको लगता है दोबारा 180 का लेवल टेस्ट करेगा। 189 के ऊपर में स्टॉप लगा के हिंडाल्को के एक्चुअली एक टॉपिंग पैटर्न बन चुका है। वो टॉपिंग पैटर्न के कारण ये 180, 175 ये रेंज पे जाके फिर कंसोलिडेट करेगा, क्योंकि पिछले कंसोलिडेशन जोन भी उसी के आसपास था। ओके, और इस बीच इन्फोसिस आपके सामने आती हुई दिख रही है। इन्फोसिस की बड़ी खबर, और ये स्टॉक में अभी देख ही रहा था कि एक्शन में आता हुआ दिख रहा है दिन के हाई पॉइंट पर, और बायबैक पर विचार होगा। एक्सक्लूसिव खबर हमारे सोर्सेज जो आती दिख रही वो ये कि इन्फोसिस बायबैक पर बहुत जल्दी फैसला लेगी, बहुत जल्दी फैसला, भारी भरकम कैश है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। प्रकाश, क्या कहेंगे इन्फोसिस के लिए? तो ये बड़ा पॉजिटिव है, मतलब कुछ तो पॉजिटिव करना पड़ेगा उनको। ये जो 12,000 करोड़ का बाईबैक की बात हो रही है, और तो कोई एक्विजिशन सामने दिख नहीं रहा। बट ये भी बताता है कि इनके पास कोई प्लान अभी बहुत मेजर एक्सपेंशन का, इनऑर्गेनिक ग्रोथ का जो सोचा था वैसा भी नहीं है। लेकिन वो कुछ नहीं है तो कम से कम पैसा वापस दे रहे हैं। हाँ, ये काफी टाइम से डिमांड थी। लोगों के सवाल उठते थे कि इतना कैश लेके आप बैठे हो, ट्रेजरी लगा ऑपरेशन कर रहे हैं, वापस क्यों नहीं दे रहे। तो एक सेंटिमेंटली बहुत पॉजिटिव है। फंडामेंटली ऑपरेशनली कोई चेंज मुझे अभी भी इन्फोसिस में पॉजिटिव नहीं लग रहा जब तक यूएस से कोई क्लैरिटी नहीं आती। बट ये इसकी वजह से हो सकता है एक रिकवरी स्टॉक में आ जाए। ओके, बाईबैक के फैसले की एक खबर मार्केट में अटकलें चल रही थी, और अब ये जानकारी निकल कर आ रही है कि इस पर विचार चल रहा है। जल्दी एक तारीख मिल सकती है, ऐसी उम्मीद है। बग्गा साहब, ये बताइए आईटी स्टॉक्स पर आपने इस वक्त क्या स्ट्रैटेजी पकड़ रखी है? जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद डी रेटिंग और भी ज्यादा हो रही है, पहले से ही हो रही थी, अंडर परफॉर्मेंस तो था ही, लेकिन ज्यादा पिटाई हो रही है अब। प्रदीप जी, हम फिर भी पॉजिटिव हैं। इसके जो कुछ कारण है, देखिए बिजनेस मॉडल बदल रहा है वो तो तय है। ऑलरेडी वीक थे स्टॉक्स। H1B का इतना असर नहीं आएगा जितना मार्केट सोच रहा है।
वर्स्ट केस सिनेरियो तो मार्केट ने नहीं लगाया है अभी भी, क्योंकि वो आप क्या करेंगे, आप वो पोस्ट छोड़ देंगे। आप ये नहीं करेंगे कि जिसको आप 70,000, अब इन्फोसिस का औसतन पे आउट लगभग 80,000 है H1B वीजा वालों के लिए। 33,000 लोग हैं उनके बुक्स में जो H1B पे काम कर रहे हैं। अब वो उनको कल 1,30,000 तो देने नहीं वाले, तो रिन्यूअल के टाइम उनको घर बुला लेंगे। तो मार्केट काफी हद तक ओवर सेलिंग हो गई थी। दूसरी बात है, ये जो खबर आपने बात की और प्रकाश भी जो बोल रहे थे, अब IBM देखिए, आप कोई भी दिग्गज कंपनी देखिए, एप्पल से लेके सब कैश लौटाते हैं। इनफैक्ट एप्पल ने तो एक बॉन्ड इशू किया, क्योंकि उनका पैसा बाहर पड़ा हुआ है अमेरिका से, अमेरिका में लाएंगे तो टैक्स लग जाएगा। बॉन्ड इशू करके उन्होंने बायबैक कर लिया था। तो या आप डिविडेंड दें या फिर आप शेयर बायबैक करें, किसी तरह शेयर होल्डर को पैसा लौटाइए, क्योंकि आप 6%, 7% पे लिक्विड फंड या फिक्स डिपॉजिट में रख रहे हैं और आपका रिटर्न ऑन इक्विटी दूसरी तरफ इतना हाई है। तो एज ए शेयर होल्डर आप तो मुझे डाइल्यूट कर रहे हैं इतना कैश होल्ड कर करके। तो हम तो जब IT मैनेजमेंट से मिलते हैं हम यही कहते रहते हैं कि आपको अगर कैश जरूरी नहीं है तो आपको इतना कैश क्यों रखना है। डिविडेंड भी आप भारत में वैसे भी पे आउट रेशियोज काफी वीक हैं, डिविडेंड इतना अच्छा नहीं देते और कैश एक्यूमुलेट करके ट्रेजरी चला रहे हैं IT कंपनियां। तो ये बहुत अच्छा एक ट्रेंड अगर शुरू हो जाए, किसी तरह से कैश लौटाना शेयर होल्डर को, तो पॉजिटिव कैश फ्लो जो है ये रीरेट कर देगा इन कंपनियों को। आप वैल्यूएशंस ऊपर जाते देख सकते हैं। IBM का जैसे है एग्जाम्पल, वॉरेन बफेट जब आए उसमें सब कह रहे थे ये क्यों ऐसी डूबती किश्ती में आ रहे हैं वॉरेन बफेट, बट आप देखिए जितना उनका बायबैक ही हुआ है और आज के दिन में वो ग्रीन में आ गया है उनका इन्वेस्टमेंट 3 साल के बाद। बिल्कुल, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग खबर मुझे दिखाई दे रही है कि मैनेजमेंट में बदलाव भी संभव है। किस तरह के बदलाव की ये बात हो रही है यहाँ पे? मैनेजमेंट में बदलाव, प्रकाश, ये तो डेफिनेटली बहुत बड़ी खबर रहेगी, क्योंकि अभी तो जुमा नई मैनेजमेंट सेट हुई है, सेटल हुई है। हो सकता है रीस्ट्रक्चरिंग इन टर्म्स ऑफ फोकस ग्रुप्स इन्होंने बनाने की वो कोशिश करी हो, क्योंकि इनकी जो सेल्स वाला जो फंक्शन है उसमें काफी तब्दीली लाए ये लोग, उसमें काफी नए नाम भी आए, बट अभी तक वो स्टेबलाइज नहीं हुआ, ये दिख रहा है। इन्फोसिस की एक पिक्यूलियर इशू ये रहा है हमेशा कि जो पुराने लोग जब अपॉइंट होते थे डिपार्टमेंटल हेड्स में, खास करके सेल्स में, और उनसे जब नंबर्स की पूछताछ की जाती थी या कि नहीं जब नंबर्स मिलते थे, टारगेट्स मीट होते थे, तो किसी को पसंद नहीं आता था और काफी लोग छोड़ के भी गए। अब सबके पास ESOPs में इतनी वेल्थ है कि कोई नौकरी की जरूरत इतनी खास पड़ती नहीं है। तो जो स्ट्रक्चर था वो उसी की वजह से ये लोग अटके रहते थे। हो सकता है उसको रीस्ट्रक्चर करें, बट अदरवाइज मैंने कोई और इसके बारे में सुना नहीं है। ओके, ये मुझे एक इंटरेस्टिंग चीज लग रही है इनमें, साइज के लिहाज से बायबैक का 2,16,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 38,000 करोड़ का कैश है इन्फी के पास और उसमें से 12,000 करोड़ का बायबैक, यानी कि मार्केट कैप का 5%। 5% का बायबैक अच्छा कहा जाएगा, डिसेंट। आपके पास है भी तो सिर्फ 38,000 करोड़, हाँ। तो आप उसमें से 1/3 5% का बायबैक बुरा नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि कोई आधा 1% का बायबैक हो। इट्स नॉट अ टोकन बायबैक। हाँ, टोकन बायबैक नहीं। 12,000 करोड़ मतलब साइजेबल है प्रदीप, क्या कहेंगे, $1.5 बिलियन ऑलमोस्ट। अच्छा खासा इसका इम्पैक्ट आना चाहिए फिर भाव पे। हाँ, मेरे हिसाब से वही मैं देख रहा हूँ कि फिर उस हिसाब से स्टॉक का उतना नहीं बढ़ा जितना बढ़ना चाहिए। खाली अभी यही चीज देखने वाली है कि ये मैनेजमेंट में बदलाव क्या चीज है भाई। मैनेजमेंट क्यों बदलना? सिक्का साहब तो अच्छा ही कर रहे हैं अभी तक, मतलब सिक्का साहब को मत बदलना नीचे वालों को बदल लो, ठीक है। रजत, आपको क्या लगता है टेक्निकली? बगा जी कुछ बोलना चाहते हैं? अच्छा देखिए, हाँ रजत आप कंप्लीट कीजिए, फिर बगा साहब देखिए की बात। टेक्निकली नहीं, मैं ये कह रहा था जब हाँ जी, ये दूर बैठने में बड़ा कंफ्यूजन। अच्छा रजत जी पहले आप बोलिए और उसके बाद बग्गा साहब बोलेंगे। देखिए, इन्फोसिस अगर इस बायबैक के चलते 1020, 1025 का लेवल तोड़ के ऊपर चले जाए, तब तो उसमें एक अच्छी खासी तेजी देखने को
मिल सकता है, क्योंकि एक डबल बॉटम बन के उस डबल बॉटम ब्रेकआउट होके ऊपर निकल जाएगा। अगर वो 1020-25 का लेवल तोड़ के ऊपर नहीं भाग पाता है, तब ऊपर की लेवल पे दोबारा सेलिंग आने की संभावना दिख रहा है और उसमें फिर से ये जो नीचे की लो है उसी के आसपास जाने की संभावना तैयार हो जाएगा। लेकिन मैं अभी मानता हूं कि ये 5% बाईबैक में एटलीस्ट एक बार 1000 के आसपास तो चले, उसके बाद फिर देखेंगे। अभी फिलहाल ऊपर की तरफ जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा दिखता है। ओके, बग्गा साहब। जी, अगर आप याद करें जब विशाल सिक्का आए थे तो एक प्रॉमिस जो किया था मैनेजमेंट ने कि कैश होल्डिंग्स का हम एक स्ट्रैटेजिक प्लान निकालेंगे और निवेशकों को देंगे। एक साल बाद जब इनका एक साल पूरा हुआ था तो वो उम्मीद थी, वो कोई प्लान नहीं आया था और वो काफी निराशाजनक रहा था स्टॉक के लिए। तो ओवरऑल अगर इस तरह का इंडिकेशन आता है तो आईटी स्टॉक्स के लिए पॉजिटिव है, क्योंकि जितनी दिग्गज कंपनियां हैं आईटी की सब ह्यूज कैश पे बैठी हैं और वो अगर लौटाना शुरू करें शेयर होल्डर्स को, स्ट्रेट अवे आपका रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ जाता है, आपके रेशियोज सारे इंप्रूव होते हैं और एक टैक्स एफिशिएंट माध्यम भी है, क्योंकि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स अदरवाइज इतना लग जाता है अगर आप डिविडेंड देते हैं तो। बोनस तो सिर्फ कैपिटलाइजेशन ही है, बोनस मोर आपका एक कॉस्मेटिक स्ट्रक्चरिंग रहता है। तो इस तरह से पैसा लौटाना मैं कहूंगा बहुत ही अहम है और ये पूरा अमेरिकी मार्केट अगर आप देखिए पिछले 3 साल से कैश लौटाने पे ही चल रहा था। तो डिविडेंड और शेयर बायबैक मिला के ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स हो जाते थे और अर्निंग्स नहीं ग्रो हुई 8 क्वार्टर्स, फिर भी मार्केट ने शानदार प्रदर्शन किया। उसका एक कारण मूलभूत यही था शेयर बायबैक, जिससे कि पैसा लौट रहा था शेयर होल्डर्स को। तो ओवरऑल ट्रेंड अच्छा है। पिछले साल मायूसी थी क्योंकि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स बढ़ने से हमने देखा बहुत टोकन शेयर बायबैक आते हुए या जो डिविडेंड देते थे उसको शेयर बायबैक में तब्दील कर दिया। इतना बड़ा अगर रकम आता है तो ओवरऑल सेक्टर की रीरेटिंग हो सकती है। बिल्कुल, और वही निवेशक हैं यहां पर भी, क्योंकि एफआईएस की पसंद का स्टॉक है और अगर आप देखें तो ये दबाव इन सारी आईटी कंपनीज पर है, लेकिन इन्फोसिस खासतौर पे क्योंकि ये वाइडली हेल्ड है, ज्यादा बड़े निवेशकों के हाथ में है, प्रोमोटर तो ही नाम नहीं है, करेंगे बिल्कुल। इसलिए यहां पर दबाव ज्यादा है। तो ये मानना चाहिए शायद हमें कि ये वैल्यू देने की पहली और अंतिम कोशिश नहीं है। आगे शायद कंपनी की ओर से बहुत कुछ और भी होने की पूरी उम्मीद करेंगे और इन्फोसिस से आने वाली खबरों पे नजरें रखनी चाहिए। लेकिन मैं एक चीज पर नजर रखूंगा प्रदीप, ये जब तक मेरे सामने ये मैनेजमेंट में बदलाव क्या है ये तलवार लटकी है, तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अगर किसी को प्रॉफिट आ रहा है तो फिर इन्फोसिस में आज ले लेना चाहिए, क्योंकि जब तक ये मैनेजमेंट में बदलाव हुआ है। देखो अभी इस वक्त मुझे नहीं लगता कोई भी चाहता होगा कि विशाल सक्का साहब बदले जाए, है ना। उन्होंने काम तो अच्छा ही किया अभी तक, तो ये थोड़ा चिंता की बात है। लेकिन ट्रम्प साहब का 900 के आसपास इसका बेस है, तो मतलब ठीक है 5% वाला मुनाफा कमाना है तो बात और है, लेकिन अगर आप ट्रेडिंग लंबे मुनाफे के इरादे में है तो फिर गिरावट में लेना चाहिए, क्योंकि कम से कम ये बता रहा है कि दबाव है निवेशकों का कि आप कुछ वैल्यू दीजिए और मैनेजमेंट उसको रिस्पॉन्ड करने की तैयारी कर रहा है। आईटी के साथ ही एक और सेक्टर की रीरेटिंग जो आज हो रही है प्रदीप, वो है कैपिटल गुड्स। भेल के नतीजों के बाद जो देखिए एक और स्टॉक एबीबी 5% बड़ा उछाल, इसके नतीजे आने वाले हैं इस हफ्ते में। अब ये गुरुवार को शुक्रवार को, ये मुझे पता नहीं एग्जैक्टली किस दिन है, लेकिन नतीजे हैं। और क्रॉम्पटन आज सुबह सुबह हम आइडेंटिफाई कर रहे थे कि पोजीशंस बनती हुई देखिए 3% क्रॉम्पटन ऊपर है, बीएल, एलएनटी, थर्मेक्स, हेवल्स, ये सारे स्टॉक ऊपर है। एबीबी और क्रॉम्पटन इन दोनों में से कोई पसंद हो आपको चार्ट्स पर रजत? ये स्टॉक दोनों एबीबी 5% भागा है, क्रॉम्पटन 3% भागा है। देखिए इसमें से अगर किसी को पसंद किया जाए तो वो एबीबी होना चाहिए, क्योंकि एबीबी पुराने पिछले कुछ दिनों पहले एक बार 1200 के आसपास पहुंचा था। वो 10 जनवरी के दिन 1199 का हाई बनाया था और आज के दिन उसी के आसपास पहुंच के फिर थोड़ी सी नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन इसमें आज भी वॉल्यूम की योगदान बहुत अच्छा है और देख के लग रहा है कि एक बार 1200 के ऊपर ब्रेकआउट होने की पॉसिबिलिटीज है। उस 1200 के ऊपर जब ब्रेकआउट होगा आप 1178-79 का स्टॉप लॉस, मतलब अभी जो इसमें जो भाव में काम कर रहा है उसी में स्टॉप लगाइए और ऊपर में 1240 से 1250 तक आप उम्मीद कर सकते हैं।
आज के मार्केट फिलहाल क्लोजिंग की तरफ 8775 के आसपास निफ्टी बंद होने की तैयारी में। निफ्टी बैंक 20,300 के आसपास 50 पॉइंट के नुकसान के साथ। और अगर आप देखें आज इंडेक्स स्टॉक्स के बीच जहां पर सबसे ज्यादा एक्शन रहा है तो BHEL 5% ऊपर ही बंद होता हुआ और ITC वॉल्यूम के लिहाज से तो काफी तगड़ा दिन रहा, नए हाइस पर बंद होते हुए भी नजर आ रहा है, लेकिन ऊपर के लेवल से कुछ नीचे आकर के यहां क्लोजिंग होती हुई नजर आई। वहीं अगर आप इंडेक्स के बाहर देखें तो बहुत सारे शानदार परफॉर्मेंस आपको आज के दिन दिखाई देंगे, जहां पर तगड़े वॉल्यूम के साथ हमने एक्शन बनते हुए देखा है। नतीजों का असर खासतौर पर GSPL, टोरेंट पावर और फ्यूचर रिटेल जो हमने काफी जबरदस्त उछाल देखा। पंजाब नेशनल बैंक के नतीजे भी ओवरऑल मार्केट को पसंद ही आए, तो नतीजों पर रिएक्शन ढेर सारे स्टॉक्स में अक्रॉस सेक्टर्स देखने को मिला है आज। बिल्कुल, और अच्छी बात प्रदीप ये कि क्लोजिंग इतनी बुरी नहीं है। 8,770 कल का जो लो था उसके ऊपर बाजार बंद होने की तैयारी है, उसके आसपास बंद होने की तैयारी कर रहे हैं। आखिरी मिनटों में अच्छी शॉर्ट कवरिंग आती हुई दिखी है, खासतौर से सेंसेक्स और निफ्टी में। हालांकि बैंक निफ्टी 50 अंक नीचे जाकर बंद हो रहा है 20,300 के पार, लेकिन 20,300 के नीचे, लेकिन बाकी इंडेक्स थोड़े थोड़े रिकवर होते हुए दिखे। मिड कैप इंडेक्स जो लगभग 1% नीचे था, महज 1/3% नीचे बचा, तो आखिरी मिनटों में अच्छी खरीदारी आती हुई दिखी। हालांकि कई दिनों बाद आज बढ़ने वाले शेयरों की तादाद कम है कमजोर शेयरों के मुकाबले में, लेकिन जहां मजबूती है वहां तो मजबूती है। मिड कैप इंडेक्स में देखिए टोरेंट पावर 6.5% ऊपर जाकर बंद हुआ, वायदा कारोबार का आज का टॉप गेनर। मैरिको 6% ऊपर, CESC कलकत्ता इलेक्ट्रिसिटी 5% ऊपर, आईबुल हाउसिंग 4% ऊपर, OBC 3% ऊपर, साउथ इंडियन बैंक 3% ऊपर, क्रॉम्पटन 3% ऊपर। तो कई स्टॉक्स हैं जहां दमदार प्रदर्शन होता हुआ दिख रहा है। फ्यूचर रिटेल 20% का सर्किट मारने के बाद 17% ऊपर बंद हुआ है। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया 14% ऊपर बंद हुआ है। इसके अलावा सुंदरम क्लेटन ने आज नतीजे पेश किए, 6% की बड़ी उछाल वहां पर दिख रही है नतीजों के बाद। सेरा सैनिटरी यहां पर भी 3.5% का उछाल नतीजों पर, और MRPL 4% मजबूत बंद होता हुआ दिख रहा है नतीजों के बाद। तो ये कुछ स्टॉक से कमजोर जो है। मैक्स वेंचर जहां पर खराब नतीजे के बाद 6% की गिरावट आज देखने को मिल रही है। CET भी कमजोर। बिल्कुल, तो ये सारे स्टॉक्स जो नतीजों की वजह से कमजोर या मजबूत हुए हैं, लेकिन आज अब आखिर में सवाल ये नजर आता है कि RBI की पॉलिसी के पहले अगर ये मुनाफा वसूली दिखाई दी है तो अब पॉलिसी का रिएक्शन कैसा होगा। अगर मान लीजिए बगा साहब, आपको क्या लगता है, अगर RBI ने कोई रेट कट नहीं दिया तो बैंकर्स पहले ही कह चुके हैं कि हमें फर्क नहीं पड़ता, हमको जो करना था हम पहले ही कर चुके हैं, अब RBI के कट के बाद फिर से तो नहीं काटेंगे, तो क्या बाजार फिर इसको इग्नोर करेगा और वापस से तेजी में आ जाएगा डिस्काउंट करके, या बड़ी गिरावट दिख सकती? जो मेरा जो एनालिसिस है प्रदीप जी, गट फील ही कह लीजिए कि कुछ भी हो जाए परसों मार्केट ऊपर है, क्योंकि ये नहीं कह सकते मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या सोचेंगे। ये तय है कि काफी अभी भी बैंक्स के पास स्पेस है रेट रिड्यूस करने का, क्योंकि लिक्विडिटी है। ये बिजी सीजन में नॉर्मली हम जाके लैफ के अंडर RBI से बोरो कर रहे होते थे अप टू 1% ऑफ DTL, और आज के दिन में देखिए 3 लाख करोड़ की लिक्विडिटी चल रही है मार्केट में नोटबंदी के इन्फ्लोज के कारण। तो ओवरऑल काफी स्पेस है बैंक्स के पास। MPC ये भी कह सकते हैं कि आप घटाइए, हमारे काटने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि ग्रोथ इंपैक्ट हुई है, तो होपफुली और तीसरा बात है कि जब भी फिस्कल आप रिस्ट्रेंट दिखाते हैं, नॉर्मली RBI रिवॉर्ड करता है मॉनेटरी पॉलिसी कट के साथ, तो स्टिमुलस एक्सपेक्टेड है। कल नहीं भी आया, मार्केट विश्लेषण कर लेगा परसों तक कि लिक्विडिटी जारी है, ये इकोनॉमी बढ़ रही है, टर्न अराउंड है कैपिटल गुड्स का, आगे बढ़ाओ मार्केट को। तो मुझे लगता है कि कुछ भी कल हो, ये मुझे ज्यादा उम्मीद है कि परसों मार्केट ऊपर ही रहेगा। प्रकाश, आपको भी लगता है ऐसे? RBI कट की बात कर रहे हैं, अगर कट ना हो फिर भी क्या बाजार परसों ऊपर ही होगा? नहीं, परसों होगा कि नहीं वो इतना एक्यूरेटली कहना मुश्किल है, बट माय पॉइंट इज कि रेट कट विल बिकम अ नॉन इवेंट। मतलब नहीं आएगा तो भी कोई मायूसी नहीं आएगी, होगा तो ऐसे बॉन्ड यील्ड्स पे थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, बाकी कोई स्टॉक्स पे इतना कोई फर्क नहीं। रजत, आपको क्या लगता है कितनी गिरावट आ सकती है अगर रेट कट ना हो?
देखिए कुछ हद तक गिरावट इसलिए आ सकता है कि निफ्टी ने अभी 1000 पॉइंट की रैली दिया है। इस 1000 पॉइंट की रैली के बाद में एक बार 250 पॉइंट 200 पॉइंट का करेक्शन हुए बगैर आप देख लीजिए निफ्टी चलता नहीं है। तो इसीलिए अभी कुछ भी कर लीजिए 8849 से लेके 8920 सप्लाई जोन क्रॉस होने की थोड़ी सी कम गुंजाइश लगता है। तो इसके कारण मैं यही कहूंगा कि ऊपर की लेवल पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए। हम बग्गा साहब से पूरी तरह सहमत है कि कैपिटल गुड्स में रिकवरी इज वेरी इनकरेजिंग साइन, बट फिर भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग कर लेना बेहतर रहेगा। मेरे ख्याल से कल रेट करना हो तो 8650 8700 ये कल आना चाहिए। हाँ, ये रेंज तो अच्छी है। हाँ, यहाँ पे रुकेंगे। मुझे लगता है एक बार 8700 भी थोड़ा नीचे करके बाकी सारे स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होंगे। 8650 ये जो आज शॉर्ट कवरिंग लास्ट में आप देख रहे हैं तो इन्फोसिस लेड है। उसमें आप देखिए मेन उसके बाद से बहुत शॉर्ट्स इन्फोसिस में अभी भी हैं। तो और प्राइस इतना चेंज नहीं हुआ जितने शॉर्ट कवर हुए। सदाबहार शॉर्ट ये दिखते ना कि बोले कि दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी जो है डोनाल्ड ट्रंप, वो किसी न किसी दिन तो इन्फोसिस को गिराएगा, ये सोच के सब लोग शॉर्ट करके बैठे हुए। लेकिन इनफैक्ट आप देखिए तो पिछले कई दिनों से अनिल जो आपके ट्रेडिंग के भी स्टॉप लॉस है वो ट्रिगर नहीं होते। जैसे आज के लिए 8750 8745 के आसपास का लेवल दिख रहा था, वहां तक नहीं गया मार्केट, तो सपोर्ट लेकर घूमने लगता है। नीचे 8740 बनाया प्रदीप, वही आज ये खाली यही खूबसूरती है तेजी के मार्केट की। एक बार की स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा, कॉन्फिडेंस हिलेगा और फिर से जो बग्गा साहब कह रहे हैं कि परसों वापस ऊपर, तो वो चीज हमारे हिसाब से 8746 दिख रहा है। 8746 एवरेज क्लोजिंग जो, अच्छा ओके, नहीं ये दिन का लो। अच्छा ओके, आप फ्यूचर की बात कर रहे हैं? नहीं कैश की बात कर रहे हैं। एक्चुअली ये जो दिन के दौरान हर मिनट का क्लोजिंग होता है। अच्छा, तो अगर कुछ सेकंड के लिए वो लेवल दिखा तो आप उस पर एक्ट नहीं करेंगे। मतलब वो फ्री पक्का लेवल नहीं है। पक्का लेवल मतलब 8746, तो इसका मतलब 8750 इफेक्टिवली टूटा नहीं है। 8745 8750 था, तो लोअर बैंड अगर हम कहें सपोर्ट का, तो वो नहीं टूटा। वहां पे आपका स्टॉप लॉस फिगर हुआ नहीं, और ये पिछले कई दिनों से है। तो अभी तो पहला झटका भी नहीं लगा है बुल्स को। इसलिए यहाँ पर अगर 100 पॉइंट का करेक्शन भी हुआ 87 जैसे आप कह रहे हैं, तो वहां पे तो बाइंग फिर से दिखने लगेगी। 8650 8700 कल मिले तो जिन्हें लेफ्ट आउट फीलिंग है वो खत्म हो जाएगी। तो बग्गा साहब का कॉन्फिडेंस जबरदस्त है और उम्मीद करें कि वो एकदम सही साबित हो, और कल अगर आपको पॉलिसी से मौका मिल जाए खरीदने का तो बिल्कुल खरीदें। चलिए, वक्त है इजाजत लेने का। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बग्गा साहब, प्रकाश और रजत, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और अब देखते हैं, चलिए वक्त है आप सभी से इजाजत लेने का यहाँ पर। इसके साथ ही तो मुझे और अनिल दोनों को आखिरी सौदा में दीजिए इजाजत। नमस्कार।